फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का अपने YouTube प्लेटफॉर्म स्माइल मेकर पर। स्माइल मेकर इस सीरीज में हम लोग अभी प्राचीन भारत के इतिहास के टॉपिक्स को बिल्कुल पूरी तरीके से खत्म कर चुके हैं। देखिए, प्राचीन भारत के इतिहास में जब हमने चीजों को पढ़ा था तो आप समझिए कि इंडस वैली सिविलाइजेशन, दैट मीन्स कि फर्स्ट अर्बन सिविलाइजेशन से लेकर गुप्त काल तक पूरा का पूरा एक फॉर्मेट था कि कुछ इस तरीके से नगरीय सभ्यता खड़ी हुई, उसके बाद पुनः इस तरीके से हम लोग करते 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 ना जो है गुप्त काल तक आकर खड़े हो। वहां आपने एक चीज नोट की होगी कि अभी तक हमने किसी डेट्स को मतलब पूरी तरीके से ये कहें कि प्रमुखता प्रदान नहीं की, क्योंकि रीजन ये है कि आपके दिमाग के अंदर एक ट्रैक स्थापित हो जाए कि भारतीय प्राचीन सभ्यता संस्कृति की जड़ें कहां से उठकर आई हैं और किस किस रूपों में उसका विस्तार होकर वो समाज पर इसका किस तरीके से वो उसकी समाज की अपनी शाखाएं हैं, चाहे वो भूगोल हो, इतिहास हो, तो वो किस किस तरीके से प्रभाव डालती है। ये सारी की सारी चीजें अभी तक हम लोग क्लियर कर चुके हैं। अगर आज आप पहली बार आए हैं तो समझिए कि मध्यकालीन भारत का इतिहास यहाँ से शुरू होता है। अगर आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से प्राचीन भारत के इतिहास का कोई महत्व नहीं है तो फिर इससे पूर्व की वीडियो देखने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन आप अगर चाहते हैं कि चीजों की जानकारी हो या पूरी तरीके से चाहते हैं कि जो बेस है इतिहास का वो मजबूत हो, तो फिर पूरी तरीके से आप वहां अप्रोच कर सकते हैं, अदरवाइज नो। आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट है केवल वो पढ़ें। अब एक बात समझिए कि प्राचीन भारत के इतिहास के बाद हम बात करते हैं मध्यकालीन भारत के इतिहास की। प्राचीन भारत के इतिहास में सबसे बड़ी खासियत यह है कि भारत के ही लोग भारत के ऊपर भारतीय धर्मों का सहारा लेकर शासन करते हैं। मतलब मैंने कहा कि भारत के लोग भारत के ऊपर भारतीय धर्मों का सहारा लेकर, शासक भी भारतीय हैं और फिर शासनकर्ता भी भारतीय। अगर इस बीच कोई विदेशी भारत के अंदर आया भी तो उसने पूरी तरीके से भारत के धर्मों को ही आत्मसात किया, अडॉप्ट किया है और उसी अडॉप्टेशन के बाद पूरी तरीके से भारत को संचालित किया है। अब एक चीज समझिए कि भारत का सारा वाणिज्य व्यापार उठ खड़ा हुआ था, या कहें कि भारत के अंदर जो एक लिंक स्थापित हुआ था वो तो इंडस वैली से लिंक हमारा मिस्र मेसोपोटामिया से था ही, ठीक है। इसी के साथ साथ एक व्यापक पैमाने पर जो वाणिज्य व्यापार हुआ, व्यापक पैमाने का मतलब एक बड़े क्षेत्रों में जब भारत जो है पूरी तरीके से कनेक्ट हुआ, और यह कनेक्शन इस तरीके का हुआ कि भारत अब भारत में रहकर विदेशी व्यापारियों का एक अड्डा बन चुका था, और ये सारे के सारे विदेशी जिन रास्तों से आए उसी रास्तों का सहारा लेकर पूरी तरीके से भारत के अंदर अप्रोच करने लगे थे वो सारे के सारे शासक जो पूरी तरीके से भारत के अंदर शासन करना चाहते। देखिए समझ, भारत ने एक आक्रमण को झेला और ये आक्रमण था यूनानियों का आक्रमण, और ये प्राचीन इतिहास की वो महत्वपूर्ण घटना है जिसने भारत के नक्शे को बिल्कुल उलट कर रख दिया। समझिए कैसे कि सिकंदर अगर किसी रास्ते से भारत पहुंचा तो पहली बात तो यह हुई कि सिकंदर जब भारत आ रहा है तो वो किसी ना किसी मार्ग का, किसी ना किसी रूट का सहारा लेकर भारत पहुंचा होगा। अब इसकी सेना आ तो गई यहां तक, लेकिन जब वो यहां से वापस गए तो उन लोगों ने पूरी तरीके से जलमार्गों का भी सहारा लिया। तो जलमार्गों का सहारा जब लिया तो समझिए कि चाहे वो यहां से गए हो चाहे वो यहां से गए हो, तो कुल मिलाकर 4 बड़े स्थल मार्ग, लैंड रूट, और चार बड़े सी रूट या सी रूट्स, इनकी खोज हुई। 4 बड़े जलमार्ग और 4 बड़े स्थल मार्ग। भाई ये स्थल मार्ग हो गए, हमारे स्थलों से आते हैं, ये पूरा हमारा सागर हो गया, तो ये सी रूट कहलाता है। अब देखिए समझिए एक चीज कि जब ये इंटरकनेक्टिविटी स्थापित हुई यूनान और भारत के बीच में, तो अब एक चीज समझिए कि ये जो रास्ते हुआ करते थे उस समय के, या आज के जैसे अत्याधुनिक तो नहीं रहे होंगे, लेकिन उस समय के हिसाब से जब इन पर अप्रोच किया गया होगा, जब इन रास्तों से भारत के अंदर ये लोग आए होंगे, तो अब समझिए कि यूनान का आदमी भारत आकर व्यापार करता है। सिकंदर के आक्रमण के बाद यूनानी व्यापार फलने फूलने लगा था भारत के अंदर, और उनकी सभ्यता संस्कृति का भी एक थोड़ा सा समावेश भारत के अंदर देखने को मिलता। जब यूनानी भारत के अंदर आकर व्यापार करने लगे तो आए इन रास्तों से, और ये पूरी तरीके से रास्ता रेगिस्तान भूमि,
मरुभूमि, मरुस्थल। और जाहिर सी बात है कि मरुभूमि में भी अगर कोई सभ्यता पनप रही होगी, या कुल मिलाकर कहे कि कोई आदमी अगर यहाँ बैठकर पूरी तरीके से मतलब अपने जीवन को यापन कर रहा है, तो समझिए कि अरब, इराक, ईरान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये सारे के सारे क्षेत्र जो है पूरी तरीके से मरुभूमि के अंतर्गत आते हैं। इस मरुभूमि में अगर कोई आदमी वाणिज्य व्यापार कर रहा है और आपने 4 बड़े जलमार्ग और 4 बड़े स्थल मार्गों की खोज कर ली है, तो आपने रास्ते वो चिन्हित किए जो इनके घर से होकर आते हैं। फिर अगर सारा वाणिज्य व्यापार लैंड रूट से होने लगे, तो अब एक बात बताओ कि लैंड रूट से जो व्यापार होगा वो उत्तर भारत को कनेक्ट कर रहा होगा, और उत्तर भारत को कनेक्ट करने का मतलब है कि सारा कृषि का जितना भी प्रोडक्शन है उसका वाणिज्य व्यापार हो, चाहे वो चावल हो, चाहे वो गेहूं हो, जौ हो, जवार हो, मक्का हो, बाजरा हो, तो कुल मिलाकर वो सारे की सारी चीजें जो उत्तर भारत में पाई जाती है लैंड रूट से उठाकर कहां ले जाएंगे? यूनान, या कहे कि यूनान से ये विस्तृत होकर पूरे यूरोप में फैलती चलेगी। जिन क्षेत्रों में खाद्यान्न वस्तुओं की कमी हो तो वो क्षेत्र ही क्या है? रेगिस्तान। और रेगिस्तान का कोई आदमी बैठकर अप्रोच कर रहा है बहुत दिनों से कि अच्छा यूनानी जाते हैं इधर, और इधर से जाने के बाद पूरे अपने झोले, अपने थैले, अपनी मालगाड़ियों को भरकर लाते हैं, तो कहीं ना कहीं एक दिक्कत ये भी तो होगी ना कि भाई अब हम भी अप्रोच करें। अप्रोच करेंगे तो खाद्यान्न वस्तुओं को, खाद्यान्न वस्तुओं का मतलब जो भी खाने पीने की वस्तु है उन्हें लाकर आप पूरे मरुभूमि में क्या करते हैं? उनका विस्तार करते हैं। अब 4 बड़े स्थल मार्गों से वाणिज्य व्यापार पूरा अच्छा खासा हो रहा था। अब ये अगर 4 बड़े जल मार्गों से आएंगे तो सपोज दैट आप ये कल्पना करें, अनुमान लगाएं कि इनका जो कनेक्शन स्थापित होगा वो दक्षिण भारत से होगा, और दक्षिण भारत से सारा का सारा मसाला व्यापार। भाई दक्षिण भारत में पूरा का पूरा मसाला व्यापार, ठीक, या कच्चे माल की उपलब्धता, तो ये सारी की सारी चीजें भी ट्रेड के रूप में कहां खड़ी हो रही होंगी? यूनान या इसके आसपास की कंट्रीज में, या पूरी तरीके से ईरान जैसे क्षेत्रों में। क्योंकि यूनानी, ईरानी, ये बार बार इनका कनेक्शन भारत के अंदर रहा, और ये प्राचीन भारत में जो है पूरी तरीके से देखने को मिलता। अब आप एक बात अनुमान लगाए कि अब ये इस रूट से भारत आते हैं, तो यहां तो इराकी भी बैठे हैं, यहां तो अरबी भी बैठे हैं, यहां तो ईरानी भी बैठे हैं। तो भैया जब इतना वाणिज्य व्यापार आप कर रहे हो तो कुछ हिस्सा मतलब टोल टैक्स लगाकर बैठ जाए कोई, फिर क्या करोगे इन अपने लैंड रूट्स पर? भाई टोल टैक्स लगाकर अगर कोई बैठ जाए कि आप हमारे देशों में या हमारे क्षेत्रों से आवागमन कर रहे हो और इस आवागमन का कुछ हिस्सा हमें भी दो, और ये हिस्सा अगर कब्जे में तब्दील हो जाए फिर तो यूनान की मार्केट कोलैप्स हो जाएगी ना भाई। यूनानियों को या तो आक्रमण करके इस सारे के सारे विद्रोह को शांत करना पड़े, या फिर यूनान को अपने रूट्स को चेंज करके भारत के अंदर कोई और स्थापित करना पड़े तामझाम। अब अगर सी रूट से भी आओगे तो ये जो क्षेत्र है पूरा लूटपाट का क्षेत्र है। मैं जहाज लेकर अगर जाओगे तो कोई ना कोई आपको जैक स्पैरो मिल जाएगा, और जैक स्पैरो अगर मिल जाएगा तो फिर मानिए कि वो कहीं ना कहीं लूटपाट जैसी इन सारी की सारी घटनाओं को अंजाम दे रहा हो। मेरा कहने का सिर्फ तात्पर्य ये है कि जैसे प्राचीन भारत का इतिहास खत्म होता है, गुप्तोत्तर काल तक आप देख ले कि वाणिज्य व्यापार किस तरीके से फलने फूलने लगा था इन कंट्रीज का, इन क्षेत्रों का भारत के अंदर। तो वो एक रास्ता यही था कि इराक, अरब, ईरान, पाकिस्तान के रास्ते होते हुए भारत तक पूरी तरीके से पूरा तामझाम फैला। मध्यकालीन भारत के इतिहास की शुरुआत का सबसे पहला फॉर्मेट ही अगर कुछ है तो वो ये चीज है कि आप अगर इसे नहीं समझते तो आप मध्यकालीन भारत के इतिहास को समझ नहीं पाए। जैसे ही गुप्त काल या गुप्तोत्तर काल तक आते आते भारत की केंद्रीय सत्ता कमजोर हो रही है, उसी समय पूरी तरीके से आप कब्जाधारी को या कुल मिलाकर पूरी तरीके से जो अपने खाद्यान्न वस्तुओं की उपलब्धता हेतु भारत के अंदर अप्रोच करने लगे थे, या अपने धर्मों का प्रचार प्रसार करने के लिए जिन लोगों ने उन पॉपुलेशन को चुना जहां अच्छी खासी पॉपुलेशन होती हो, तो कुल मिलाकर वहां अप्रोच किया। और इसमें हुआ यह कि मध्यकालीन भारत के इतिहास की कड़ियों को पहला आयाम मिला इन वाणिज्य व्यापार के फलने फूलने से। तो हम बात करेंगे आज मध्यकालीन भारत के इतिहास की, और मध्यकालीन भारत का इतिहास ही शुरू होता है जब भारत के अंदर इस्लाम का आगमन हुआ। यही अरब में
570 ईस्वी में पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब का क्या हो रहा है, जन्म। और मोहम्मद साहब को सबसे पहले ईश्वरीय अनुभूति या कहें कि पूरी तरीके से अगर एक स्पिरिचुअल थॉट मिला या एक आध्यात्मिक अनुभूति मिली या दीन को समझने की जो परख मिली, वो 610 ईस्वी के आसपास। ये उनकी सबसे पहली अनुभूति है जब वो मतलब एक किस्म से आत्म साक्षात्कार कर रहे हैं खुद का, और वो लोगों को समझा सकते हैं कि भाई हम लोगों के ऊपर भी एक ऐसी सत्ता है जिसे व्यक्त नहीं किया जा सकता और जो पूरी तरीके से अव्यक्त है। अब अगर इस धर्म की फिलॉसफी पर जाएं, थोड़ा सा अगर इस फिलॉसफी पर विचार करें, तो भारत के अंदर ये फिलॉसफी वैदिक सभ्यता के तुरंत बाद दिखाई देती है कि हम भी पूरी तरीके से क्या कर रहे हैं, उपनिषदों का सहारा लेकर यही कह रहे हैं कि भैया, या वेदों के माध्यम से कह रहे हैं कि टू नो, स्वयं को जानो, क्योंकि आपके अलावा भी कोई सत्ता है, कोई ताकत है, तो उसे ब्रह्मा कहो, विष्णु कहो या महेश को, या इसके अलावा कोई भी अन्य फिलोसफीज जो भारत के अंदर घटित हुई, चाहे वो बुद्धिज्म हो चाहे वो जैनिज्म हो, तो मतलब कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल थिंकिंग और थॉट्स जो है वो पूरी तरीके से पूरे विश्व के अंदर इस तरीके से फैलने लगे। अब 570 में मोहम्मद साहब का जैसे ही जन्म हुआ तो छोटे छोटे कबीलाई क्षेत्रों में डिवाइड होने के कारण कबीलों के अंदर आपसी संघर्ष ज्यादा था। भारत के अंदर भाई कबीले आपस में लड़ते थे और इन लड़ते थे। अब आपने ठीक अच्छी बात है कि अमन और दीन को कायम कर दिया, तो अमन और दीन को कायम करने के बाद भी वो लोग अपनी मूल प्रवृत्ति शासन और सत्ता को तो भूल नहीं सकते ना। भाई एक बात बताओ, अशोक ने बौद्ध धर्म को अडॉप्ट किया, तो इसका मतलब ये थोड़ा ही हो गया कि अशोक जो है पूरी तरीके से बुद्धत्व को प्राप्त कर गए या बुद्ध जैसी भावना को स्थापित कर पूरी तरीके से बुद्ध ही हो गए हो। तो अब जिनमें ये प्रचार प्रसार किया गया तो उनका माइंडसेट भी तो होना चाहिए ना कि वो चीजों को किस तरीके से अडॉप्ट कर रहे हैं। अब चीजें जिस तरीके से अडॉप्ट की गई तो ठीक था, मामला तामझाम ठीक था, यहां तक तो ठीक है। लेकिन मोहम्मद साहब की जैसे मृत्यु हो गई 632 ईस्वी में, तो अब आपसी विवाद सामने आने लगे कि अभी तक तो इस्लाम का आगमन हुआ था, इस्लाम धर्म को स्थापना मिली थी, तो पूरी तरीके से अब क्या होगा कि मतों में विभाजन हो गया कि अब उत्तराधिकारी किसे चुने। अब उत्तराधिकार की इस लड़ाई में विभाजन हुआ, तो जैसे हीनयान और महायान शाखा में विभाजित हुआ था बौद्ध धर्म, जैसे जैन धर्म विभाजित हुआ था श्वेतांबर और दिगंबर में। भाई मूल फिलॉसफी तो केवल इस्लाम ही है और इस्लाम ही रहेगी, ठीक है, लेकिन एक मत अलग अलग हो जाने से सुन्नी और शिया पूरी तरीके से कह सकते हैं कि मोहम्मद साहब की मूल फिलॉसफी या उनकी मूल विचारधारा के उत्तराधिकारियों को सुन्नी कहा गया और मोहम्मद साहब के जो दामाद थे उनकी मूल फिलॉसफी को जो लेकर आगे बढ़े उन्हें शिया कहा गया। तो आप देखते होंगे कि दो प्रकार के संप्रदाय तो इस्लाम के अंदर हैं, सुन्नी और शिया, लेकिन पूरी दुनिया के अंदर इस्लाम में कोई जाति व्यवस्था का कॉन्सेप्ट नहीं है। लेकिन भारत तक आते आते फिर जाति व्यवस्था पाकिस्तान और बांग्लादेश के क्षेत्रों में आपको देखने को मिलेगी। क्योंकि भारत का जो सामाजिक स्ट्रक्चर था वो सामाजिक स्ट्रक्चर ही तैयार हुआ था वर्ण व्यवस्था से, वो सामाजिक स्ट्रक्चर ही तैयार हुआ था आपकी जाति व्यवस्था से। तो उसमें अगर आप इस्लाम को आगमन दे रहे हैं या यहां से इस्लाम के अडॉप्ट भी कर पा रहे हैं, तो आप अपने मूल भाव को कभी छोड़ ही नहीं पाए। समझेंगे कि भारत के अंदर इस्लाम के आगमन से किस तरीके से मध्यकालीन भारत के इतिहास की शुरुआत है। अब आप इस्लाम के बारे में या इस्लाम की मूल फिलॉसफीज पर विकिपीडिया या किसी भी साइट पर जाकर आसानी से थोड़ा सा देख सकते हैं। पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि भाई इस्लाम के आगमन के कारण कबीलों में एक समय तक तो अमन और कायम स्थापित हो गया, लेकिन शासन और सत्ता की मूल भावना का त्याग वो कर नहीं पाए, त्याग नहीं पाए। तो इससे हुआ क्या कि मोहम्मद साहब की मृत्यु होने के बाद उनके उत्तराधिकारियों ने मोहम्मद साहब के संदेश को लोगों तक पहुंचाने के लिए आसपास के क्षेत्रों में क्या करना शुरू कर दिया, विचरण करना शुरू कर दिया, मतलब एक फैलाव, एक विस्तार देना शुरू कर दिया। अब यह विस्तार अमन से कब तलवार में तब्दील हुआ ये तो
उन्हें पता होगा जो इन कबीलों में आपसी संघर्षों को जन्म दे रहे। सबसे पहली बार केरल के मालाबार तट पर व्यापारियों का एक केंद्र जो है स्थापित हुआ और यहीं से जो है इस्लाम का आगमन भारत के अंदर हुआ था। और अगर शासक के रूप में या व्यापारी के रूप में तो ये था कि भाई केरल के मालाबार तट पर ये सारा तामझाम खड़ा हो, लेकिन एक शासक के रूप में सबसे पहली बार ये घटना भारत के अंदर तब घटित हुई जब मोहम्मद बिन कासिम इस्लाम का प्रचार प्रसार करने या पूरी तरीके से कहें कि स्वयं की सत्ता को स्थापित करने भारत पहुंचा, तो उसे कोई ज्यादा खास चीजें हाथ नहीं लग पाई। अब एक चीज समझिए कि जब आप इस रास्ते से प्रचार प्रसार करते आएंगे तो इस रास्ते पर ज्यादा प्रभाव पड़ेगा इस्लाम का। आप अरब से चले, मक्का या मदीना से चले, तो आप सबसे पहले जब यहां से चलोगे तो भाई आप इराक, ईरान, पाकिस्तान या अफगानिस्तान में प्रचार प्रसार करते हुए तब भारत के अंदर अप्रोच करोगे। 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ये पहला अटैकर है जो पूरी तरीके से इस्लाम के प्रचार प्रसार करने के लिए भारत के अंदर पहुंचा था। ठीक, सिंध पर आक्रमण किया और सिंध पर आक्रमण करने के बाद 2 साल भारत के अंदर रहा। तो 2 साल का मतलब ये हुआ कि अब ये 714 ईस्वी में सिंध से ही क्या हो गया, वापस हो गया। 714 ईस्वी में सिंध से वापस होने के बाद पूरी तरीके से अरबी आक्रमण पूरी तरीके से क्या हो गया, एक तरीके से विलोपित हो गया एक किस्म से। और इसके बाद फिर तुर्की आक्रमण हो गया। तो सबसे पहले अटैक करने वाले मोहम्मद बिन कासिम कहां से बिलोंग करते हैं, अरब। तो सबसे पहले अरबी आक्रमण भारत के ऊपर कब, 712 ईस्वी। उसके बाद 714 में से वापस बुला लिया गया और उसके बाद भारत के ऊपर अप्रोच किया तुर्की के लोगों। तो मोहम्मद बिन कासिम 712। इसके बाद आप समझिए चीजों को, डेट पर अगर नहीं भी जाए, क्योंकि जब लाइव क्लास होगी तो बहुत अच्छे से समझाऊंगा। मोहम्मद बिन कासिम और समझिए महमूद गजनवी और फिर मोहम्मद गोरी। मोहम्मद बिन कासिम अरबी है, तुर्की है, ठीक है, और ये गौरवंश पूरी तरीके से। तो 3 प्रकार के आक्रमणकारी और तीनों का उद्देश्य है भारत के अंदर इस्लाम को प्रचारित करना। अब एक चीज समझिए, आप भारत के ऊपर शासन करना है, भाई मोहम्मद गोरी का मूल ध्येय है कि वो भारत के ऊपर अटैक करे और भारत की जितनी भी संसाधन है या खजाने हैं उन्हें लूट कर वो वापस चला जाए। समझिए कि जब इस्लाम का प्रचार प्रसार होगा या कोई भी धर्म जब अपने पैर पसार रहा होगा, इवन आप जब वैदिक सभ्यता में जाओगे तो वैदिक सभ्यता की मूल फिलॉसफी 1500 ईसा पूर्व में आ रही है और 1500 ईसा पूर्व से इसे विस्तार होने में लगभग कितना समय लगा, 1000 ईसा पूर्व तक। तो लगभग कितने साल थे, 500 साल। मतलब वर्ण व्यवस्था से जाति व्यवस्था में तब्दील होने में हमें लगभग 500 साल लगे हैं। तो 500 साल पीछे जब आज के रूप में जाएंगे तो 500 साल पहले आज से क्या हो रहा होगा, आप सपोज दैट कि अब 1500 के आसपास रहे होंगे, तो उस समय जो चीज स्थापित हुई होगी क्या पता उसका मूल प्रभाव आज भी भारत के अंदर पड़ रहा हो। समझिए कि 500 सालों में जब विस्तार दिया गया तो 712 ईस्वी में 500 वर्ष और जोड़ दो आप मोटे मोटे, तो ये कुल मिलाकर तिथि चली गई 1212 के आसपास। भारत के अंदर शासन और सत्ता का केंद्र बिंदु ही 1206 में स्थापित हो रहा है। एक तो सबसे बड़ी दिक्कत यह है शासन के साथ कि उसे एक अच्छी खासी पॉपुलेशन चाहिए अपने मूल विचारधारा को पूरी तरीके से विस्तार करने के लिए। तो शासन और सत्ता को पॉपुलेशन चाहिए और पॉपुलेशन उस समय जिन सामाजिक नियम कायदे कानूनों से बंधा है वो है आपका धर्म। तो अभी तक तो आप पूरी तरीके से भारतीय धर्मों को अडॉप्ट करके बैठे हैं। एक पॉपुलेशन को ये कह दिया जाए कि भैया आप यहाँ आ जाओ, मोस्ट वेलकम कि साहब आप अपनी विशेषता बताओ। अब इस्लाम से जब पूछा गया होगा या इस्लाम के उत्तराधिकारियों से जब पूछा गया होगा कि भाई आप अपनी मूल फिलोसफी बताओ, और सभी इंडियंस को आप खड़ा कर दें कि भाई हमारे यहाँ ईश्वर नहीं है, अल्लाह अव्यक्त है, कि अच्छी बात है। हमारे यहाँ किसी प्रकार की कोई जाति व्यवस्था नहीं है, कि ये भी अच्छी बात है। हमारे यहाँ अमन और दीन पर बल दिया जाता है, कि साहब ये भी अच्छी बात है। कि साहब इसके लिए हमें क्या करना होगा कि इसके लिए आपको ये मूल फिलोसफीज है, 5 दिन की नमाज को आपको ग्रहण करना होगा, रोजा आपको रखना पड़ेगा
और इस तरीके से आपकी मूल फिलॉसफी उसमें आती चलेगी कि भाई अगर कोई गरीब है तो उसमें से आप अपनी कमाई का एक छोटा सा हिस्सा ज़कात के रूप में आप उसे भी दान देंगे। तो इस तरीके से जब सारी मूल फिलोसफीज को समझा दिया गया लोगों को, तो एक बात बताओ, वर्ण व्यवस्था से छुटकारा मिला था क्या? बौद्ध धर्म को अडॉप्ट करने के बाद भी उस बहुसंख्यक वर्ग को जो कम से कम पीड़ित था जाति व्यवस्था से गुप्त काल तक या गुप्तोत्तर काल तक। तो अब एक बात बताओ कि वो शूद्र जिसे ना तो बुद्ध संतुष्ट कर पाए, जिसे ना महावीर संतुष्ट कर पाए, जिसे न ब्रह्मा विष्णु महेश संतुष्ट कर पाए, जिसे पूरी तरीके से केवल हाशिए पर रखा गया और यह समझकर कि अब शासन और सत्ता चलाने हेतु श्रमिक वर्गों का सहारा चाहिए, तो श्रमिक वर्गों को केवल लेबर तक सीमित रखा गया। तो अब यह आदमी कह रहा है कि साहब हमें आत्मा और परमात्मा से छुटकारा नहीं मिल पाया और हम उस धर्म को अडॉप्ट करने के लिए तैयार हैं जो पूरी तरीके से ईश्वर को ही क्या करता हो, अव्यक्त। क्योंकि बुद्ध स्वयं मूर्ति पूजा के प्रबल विरोधी थे, लेकिन धीरे धीरे बुद्ध की ही मूर्ति की पूजा होने लगे। तो आप ये कहोगे कि जिस आदमी ने मूल फिलोसफी दी या मोहम्मद साहब का आज फोटो आ जाए या उनकी मूर्तियां बनने लगे, तो ये बुद्ध प्रस्ती या जब बुतों की एक किस्म से कई मूर्तियों की पूजा कर रहे हैं, तो ये मोहम्मद साहब की मूल फिलोसफी पर आघात होगा ना भाई। तो यहां तो बुद्ध की फिर मूर्तियां बन गई और सोसाइटी जिस सरलता में आना चाहती थी वो फिर आकर यहां तक गुप्त काल तक क्या हो गई, जटिल हो गई। तो इसी जटिलता से बाहर निकलने के लिए जब इस्लाम आया भारत के अंदर, तो इस्लाम के अंदर भारत के लोगों का क्या हुआ, पूरी तरीके से प्रवेश हुआ और बड़े व्यापक पैमाने पर हुआ। समझिए, क्षत्रियों को कन्वर्ट करना होगा तो लड़ना पड़ेगा, क्योंकि क्षत्रिय खुद शासन और सत्ता के बलधारी हैं। ब्राह्मण को कन्वर्ट करना होगा तो उनसे क्या करना पड़ेगा, डिबेट करनी पड़ेगी, और डिबेट में अगर हार जाएंगे तब वो इस्लाम को अडॉप्ट करेंगे। वैश्य उसे तो लड़ना आता ही नहीं भाई, उसे किसी से कोई मतलब नहीं है, उसे अपने केवल धर्म से मतलब है, उसका धर्म है केवल व्यापार करना, और वो ज्यादा इंटरेस्ट लेता भी नहीं है धार्मिक नियम कायदे कानूनों के अंतर्गत। आप समझिए कि वर्ण व्यवस्था का ये जटिल कॉन्सेप्ट ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, और इनमें भी छोटी छोटी उपजातियां हैं। अब इन छोटी छोटी उपजातियों में आप एक छोटी सी जाति को जिसकी संख्या ज्यादा हो उसे क्या कहेंगे, भाई यहां आ जाओ, इस तरीके की व्यवस्था है कि साहब हम तो बिल्कुल ठीक है कि ना आपको हाथ जोड़ने, ना किसी के सामने झुकना, इबादत करनी है तो उसकी करनी है जो अव्यक्त है कि साहब ये तो बहुत अच्छी बात है। और यहां तो सारा सिस्टम ही क्या था कि अगर राम राम ना करे किसी को तो दिक्कत है, नमस्ते ना करे किसी को तो दिक्कत है, शासन और सत्ता का कहना ना माने तो दिक्कत है। तो मतलब आपसी द्वंद्वों में फंसा समाज था भारतीय समाज, और इसकी जटिलता आज भी आपको दिखाई देती है। अब इस्लाम के आगमन होने से 712 में भारतीय समाज का एक बार पुनः फिर से क्या हुआ, जटिलता एक सरलता में क्या हो गई, तब्दील। तो अभी तक भारत के धर्मों को सहारा लेकर भारत के अंदर की व्यवस्था का स्ट्रक्चर ये था कि वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था जड़ कर चुकी थी। अब ब्राह्मण यहां से कन्वर्ट करके जाएगा इस्लाम में, तो वो वहां भी ब्राह्मण है भाई। अपर वर्ग एलीट क्लास वहां भी एलीट क्लास ही है। समझिए कि वहां भी जाति व्यवस्था, खासकर भारत की बात कर रहा हूं, पूरी दुनिया के स्ट्रक्चर की बात नहीं कर रहा हूं। सुन्नी और शिया हो सकते हैं, लेकिन भारत के स्ट्रक्चर को समझे कि वहां भी जो गौर वर्ण था या जो गोरे लोग थे, उन्होंने अपने आप को पूरी तरीके से क्या कर लिया, सोसाइटी से अलग थलग कर लिया। ठीक, राजपूत मुसलमान भी है, चलिए भाई, क्षत्रिय तो पूरी तरीके से वहां भी है ना इस्लाम के अंदर। ठीक, अब बड़ा कन्वर्सेशन हुआ तो व्यापारी यहां भी व्यापार करेगा, वहां भी व्यापार करेगा। तो हो सकता है कि इस आदमी से लड़ना पड़े तो लड़कर कन्वर्ट किया, इस आदमी को हराना पड़ेगा आपको किस में, धर्मशास्त्रों में, तो धर्मशास्त्रों में हराकर कन्वर्ट किया। या पूरी तरीके से इस आदमी को तो आपको कन्वर्ट करने के लिए कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये तो यहाँ भी आपकी तलवार से डरता है, तो वहां तो तलवार ही पूरी तरीके से किसकी है, एक विदेशी ताकत की। तो वो तो कहेगा कि साहब आप हमें बस इस मूर्ति पूजा से, इस बुत परस्ती से, इस आत्मा से, इस परमात्मा से बिल्कुल मुक्त करते हैं कि ऑलमोस्ट वेलकम। तो एक बड़ी पॉपुलेशन कन्वर्ट होकर वहां भी क्या हो जाएगी, वही रहेगी जो उसका स्थान यहाँ। कि ब्राह्मण जब कन्वर्ट होकर इस्लाम में चला गया
तो अब उसके नियम कायदे कानून भी इस्लाम के अंदर अपने अकॉर्डिंग क्या हुए स्थापित, क्षत्रिय के अपने अकॉर्डिंग, वैश्य के अपने अकॉर्डिंग और शूद्र के अपने अकॉर्डिंग। समझिए कि अब चारपाई पर तो इस्लाम क्या कह रहा है कि भाई सब बराबर है, किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं है। लेकिन यहां जो कन्वर्ट करके शेख सैयद पठान बैठा है, अब वो तो कहेगा कि हे शुद्ध नीचे, तो वहां भी जाति व्यवस्था का कॉन्सेप्ट कि ये कहां से आया साहब कि ये सब कपड़ा धोने वाला वर्ग है कि जुलाओ में तब्दील, ये तो बाल काटने वाला वर्ग है कि ये नाई कर दो, कि ये तो चमड़े का काम करता है, जानवरों की कटाई करता है कि इसे कसाई कर दो। तो इस तरीके से क्या हो गया, पूरा का पूरा स्ट्रक्चर खड़ा हो गया इस्लाम के अंदर ही, भारत के अंदर जाति व्यवस्था की। तो ये तो था कि भारत के अंदर की सामाजिक व्यवस्था का रूपांतरण ऐसा ही है, इस्लाम के अंदर भारत में भी ठीक ठाक ऐसी ही प्रवृत्तियां हैं, कोई ज्यादा मूल चीजें बदली नहीं है। ये जो समाज का स्ट्रक्चर था वो एज इट इज वहां भी खड़ा होता चला गया। और जब एक मूल फिलोसफी में तब्दील हो गया पूरा समाज, और इस तब्दीली में लगे 712 ईस्वी से लगभग 500 साल, तो आप इसे ऐड कर दो 712 में 500 साल, तो ये तिथि चली जाएगी 1200 के आसपास। और जैसे ही आप 1200 के आसपास आ जाओगे, मोहम्मद बिन कासिम, महमूद गजनवी और मोहम्मद गोरी, ये तो आक्रमणकारी आक्रमण ही कर रहे हैं, लेकिन इनके बीच जब इस्लाम का पूरी तरीके से प्रचार प्रसार हो रहा है, तो उसमें एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन कन्वर्ट होकर इस्लाम के अंदर क्या हो गई, तब्दील। और जब एक बड़ी पॉपुलेशन आपके धर्म को मानने लगी, आपकी मूल फिलोसफी को मानने लगी, तो अब वहां आपको शासन करने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हो। और शासन के यही मूलभूत नियम जो थे वो पूरी तरीके से 1206 में उभरे, और मोहम्मद गोरी या ट्रिपल एम से याद रखना, कासिम, मोहम्मद बिन कासिम, महमूद गजनवी और मोहम्मद गोरी। मोहम्मद गोरी के गुलामों ने 1206 में पूरी तरीके से क्या करा, इस्लाम को सत्ता के रूप में स्थापित किया है। अभी तक इस्लाम धर्म के रूप में आया था, एक मूल फिलोसफी, एक दीन के रूप में आया था। अब इस्लाम पूरी तरीके से कहां आ गया, शासन में। रीजन क्या था कि एक बड़ी पॉपुलेशन इस्लाम को फॉलो करने लगी थी इन 500 सालों के अंतर्गत। तो ये 1206 में जो कड़ी स्थापित हुई, ये 1206 में कड़ी स्थापित हुई दिल्ली सल्तनत। और यहीं से भारत के अंदर मध्यकालीन शासकों का इतिहास जो है क्रमबद्ध रूप से पूरी तरीके से दिखाई पड़ता है। तो मतलब समझिए कि 1206 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक पूरी तरीके से दिल्ली सल्तनत की स्थापना हो गई काबिज। और इसमें 5 प्रकार के राजवंश आपको पढ़ने को मिले। नंबर 1 गुलाम वंश, नंबर 2 खिलजी वंश, फिर तुगलक आ गए, फिर सैयद आ गए, फिर लोधी आ गए। अब मैं आपको एक चीज बिल्कुल क्लियर कर दूं, मेरे पास इतिहास में कोई ट्रिक्स नहीं है पढ़ाने के यार। अगर आपकी चीज में ये कॉन्सेप्ट आते हो ना, और आप जब भारतीय लोगों को देख रहे होंगे कि भारत के बीच में जो मुसलमान आज बैठा है ना, वो कहीं ना कहीं आपका ही कोई ना कोई भाई बंधु है, इस बात को ध्यान रखिएगा। वो आप ही की मूल फिलोसफी, आप ही की वर्ण व्यवस्था, आप ही की जाति व्यवस्था से उठकर वहां खड़ा हुआ। समझिए इस चीज को। तो फिर ये धार्मिक द्वंद्व, ये धार्मिक तनाव इसलिए हो सकते हैं केवल कि इस्लाम केवल विदेश से आया, या इसलिए हो सकता है कि इस्लाम को पूरी तरीके से उन लोगों ने समझा ही नहीं है जो लोग धर्म के नाम पर पूरी तरीके से क्या करते हैं, राजनीति। यार धर्म की तो मूल फिलोसफी क्या होती है, आप स्पिरिचुअलिटी से जुड़ो, आध्यात्मिकता से जुड़ो और अपने आप का कल्याण करो। अपने दीपक स्वयं बनना है। आप चाहे किसी भी मूल फिलोसफी को अडॉप्ट कर लें, आपका भला तभी होगा जब तक आपने नहीं ठान लिया कि आपको अपना भला करना है। तो चाहे फिर आप इस्लाम में कन्वर्ट हो, चाहे आप हिंदुइज्म को फॉलो करें, चाहे आप इसके ईसाइयत को फॉलो करें, दुनिया के तमाम धर्मों को फॉलो करें, तो कोई भला होने वाला नहीं है, क्योंकि दीन आपके अंदर बसता है। और आपके अंदर के जो आंतरिक द्वंद्व है, चाहे वो ईर्ष्या हो, चाहे वो किसी से आप मतलब एक किस्म से कह सकते हैं कि आपके आंतरिक द्वंद्व जो पूरी तरीके से आपको खराब करते हैं सोसाइटी के अंदर, उनसे लड़ना ही कुल मिलाकर क्या है, एक धर्म युद्ध है। और आप स्वयं में ही कुरुभूमि है। इस बात को समझिए कि कृष्ण के उपदेश या मोहम्मद के उपदेश अलग नहीं है एक दूसरे से, वो बिल्कुल ठीक ऐसे ही है जिस प्रकार पूरी तरीके से
सभी धर्मों के मूल फिलोसफी में कोई भी धार्मिक गुरु कहकर गया। जब आप उनका मैच करने लगेंगे और चीजों को समझने लगेंगे तो आपका दिमाग क्या होगा, विस्तृत होगा और दिमाग खुलेगा। धर्म के नाम पर राजनीति करने वाला वर्ग तब भी था और धर्म के नाम पर राजनीति करने वाला वर्ग आज भी है। बस शासन और सत्ता के आयाम बदले, लेकिन समझ लें कि मोहम्मद बिन तुगलक अगर तब था तो मोहम्मद बिन तुगलक भारत के शासन और सत्ता में आज भी। तो गुलाम वंश खड़ा हुआ, खिलजी वंश खड़ा हुआ, तुगलक वंश खड़ा हुआ, सैयद वंश खड़ा हुआ और लोधी वंश खड़ा हुआ। तो गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोधी। तो इसे ऐसे याद रख ले कि गुल खिले तुमसे मिले। भाई गुल खिले तुम से मिले। अब ये इस तरीके से याद करोगे तो ट्रिक्स केवल आपको ये दे सकती है कि एक फॉर्मेट आपको याद रखें कि गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोधी, कुछ इस तरीके से। लेकिन अगर ये चीजें फॉर्मेशन आपके क्रिएशन में नहीं है, आपके माइंडसेट में नहीं है कि इस तरीके से चीजें घटित होती हैं, तो फिर इस पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। ये रटाना किसी काम का रह नहीं जाता। तो समझिए केवल 2 टॉपिक्स या 3 टॉपिक्स को यहाँ कवर अप करेंगे और ये से मध्यकालीन भारत के इतिहास की क्या होगी, शुरुआत। तो मध्यकाल शुरू हो चुका है। मध्यकाल इतिहास के बैकग्राउंड को हमने थोड़ा सा समझ लिया, थोड़ा सा समझा है केवल। तो 1206 से 1526 तक दिल्ली सल्तनत रह गई, 5 राजवंश। और फिर 1526 से 1707 तक एक ही राजवंश के लोग रहे जिनका नाम था मुगल। तो भारत है आज जापान से आगे। बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, ये 5 राजवंश हैं अलग अलग वंशावली में। हो सकता है यहाँ आपको 10 शासक पढ़ने पड़े, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5 या यहाँ 6 शासक। ये एक ही वंशावली के लोग हैं, एक ही वंशावली की पीढ़ी है। बाबर का बेटा हुमायूं है, ये एक दूसरे के बेटे हैं, ठीक है। यहाँ एक दूसरे के बेटे होंगे लेकिन एक ही वंश में होंगे। तो ये शासन के आयाम अलग अलग हैं। यहाँ गुलाम कोई अलग होंगे, खिलजी कहीं और से होंगे, तुगलक किसी और क्षेत्र के शासक होंगे, सैयद कोई और होंगे, या लोधी पूरी तरीके से कोई और होंगे। तो अफगानी भी हो सकते हैं, ईरानी भी हो सकते हैं, तुरानी भी हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ एक ही राजवंश केवल और केवल मुगल राजवंश के लोग हैं, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर और शाहजहां। तो 1206 से 1526 में 5 राजवंश पढ़ेंगे हम लोग, और 1526 से 1707 में फिर हम 6 शासकों को क्या करेंगे, पूरी तरीके से चर्चा में लेकर आएंगे। इसी के साथ एक टॉपिक और आता है, केवल 3 टॉपिक है यहाँ, सामाजिक, धार्मिक सुधार आंदोलन। इस चीज को समझिए कि समाज और धर्म में फिर गड़बड़ियां हो गई, उसमें फिर शुरुआत की गई किसकी, सुधार की। जब आप बड़ी पॉपुलेशन को आधार बनाकर यहां लेते गए, या तलवार के बल पर, सपोज दैट कि तलवार के बल पर जब आपने कन्वर्ट कर लिया किसी भी सोसाइटी को, तो अब उसके लिए एक डर हो गया इस्लाम, एक दीन नहीं। और वो डर में ही बस क्या करता है, वो मस्जिद तक पहुंचता तो है लेकिन उसके अंदर दीन नाम की कोई चीज है नहीं। मतलब एक डर है कि बस अगर नहीं पहुंचेंगे तो फिर कल को जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि शासन और सत्ता में जो स्थापित है वो तो भाई जवाब मांगेगा। जिसने अपने आप को खलीफा बोल दिया या जिसने अपने आप को धर्म गुरु बोल दिया, तो वो तो आपसे पूछेगा कि ए नमाज क्यों नहीं पढ़ते हो, कि साहब मन नहीं करता। हो सकता है कि एक पीढ़ी को दिक्कत हो, पहली पीढ़ी को तो दिक्कत होगी जो कन्वर्ट करके जाएगी, जो स्वेच्छा से कन्वर्ट करके जा रही है उसको तो दिक्कत नहीं। तो पहली पीढ़ी को दिक्कत हो सकती है, दूसरी को हो सकती है, लेकिन तीसरी तक आते आते आपकी मूल फिलॉसफी में इस्लाम बस चुका होगा। चौथी पीढ़ी तक आते आते आपकी मूल फिलॉसफी में इस्लाम पूरी तरीके से ये हो चुका होगा कि इस्लाम ही श्रेष्ठ है और इस्लाम ही हमारा धर्म। 5वीं पीढ़ी तक आते आते आप ये मानने को तैयार नहीं है कि आप भारत के ही लोग कन्वर्ट होकर भारत के अंदर जो रह रहे हो वो पूरी तरीके से कहां से है, किस तरीके से है, क्या स्ट्रक्चर था। बस आपने ये मान लिया कि हमारा जन्म इस्लाम में हुआ और हमें मरना भी इस्लाम। ये कब हो रहा है, ये सबसे पहली बार घटित हो रहा है 712 के आसपास, और ये 1206 तक तो आपने मान लिया कि भाई अब तो 500 साल हो गए, 5-6 पीढ़ी आपकी खप गई होंगी। और अब बात करते हैं 2021 की। तो अब आप अगर अपने धर्म पर ही प्रश्न चिन्ह खड़ा करेंगे तो फिर मतलब समझिए कि आपकी मूल फिलॉसफी में सारी चीजें रच बस गई होंगी। तो 3 चीजों को यहां दिल्ली सल्तनत, मुगल काल और सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के अंतर्गत सूफीज्म और बप्तिज्म,
अब जो आदमी कन्वर्ट करके यहाँ चला गया, तो सामाजिक धार्मिक सुधार की बात कर रहे हैं, जो आदमी कन्वर्ट करके यहाँ चला गया, अब वो उसने क्या किया कि उसे बुत परस्ती भी करनी है। भाई बुत परस्ती का मतलब मूर्ति पूजा भी करनी है और कहीं ना कहीं इस्लाम से जुड़े भी रहना है। तो फिर सूफीज्म का प्रचार प्रसार होगा। सूफीज्म का प्रचार प्रसार होगा तो बड़ी बड़ी कब्रगाहों पर बड़े बड़े मेले सजेंगे, बड़े बड़े मेले सजेंगे तो बड़ी बड़ी कवालियों का आयोजन होगा, बड़ी बड़ी कवाली होगी तो उन कवालियों में मूल फिलोसफी होगी। भाई कीर्तन भजन भी चल रहा है और बुत परस्ती भी हो रही है। तो समझे चीजों कि नोकजे पीर पर या निजामुद्दीन औलिया या किसी बाजार पर जब आप जाते हैं तो एक किस्म से बुत परस्ती तो हुई ना। वो बुत परस्ती का मतलब कि आप मूर्ति को ही तो चक्कर लगा रहे हैं ना, या मूर्ति पर ही तो एक किस्म से क्या चढ़ा रहे हैं, चादर चढ़ा रहे हैं ना। तो जो हिंदुइज्म की मूल फिलोसफी थी वो वहां भी बरकरार रही, या जो बुद्धिज्म की मूल फिलोसफी थी वो वहां भी बरकरार रही, या जो जैनिज्म की मूल फिलोसफी थी वो वहां भी बरकरार रही, जो वैदिक सनातन सभ्यता की मूल फिलोसफी थी वो वहां भी आपका पूरी तरीके से उसी तरीके से चलती रही। तो गाने बजाने के माध्यम से तो ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है, ऐसी मूल फिलोसफी भारत की सभ्यता संस्कृति में आज भी भजन और कीर्तन होते हैं। तो सूफीज्म भी क्या है, ईश्वरीय अनुभूति का वो साधन बजा कि भाई अल्लाह को मान लिया गया आशिक या वो परम आदमी जिसके बिना आप पूरी तरीके से अपने जीवन को यापन नहीं कर सकते, और जिस चीज को प्राप्त किया जा सकता है, जिस माध्यम से वो माध्यम बना आपका संगीत। तो यहीं से मूल फिलोसफी में उठकर आया आपका पूरी तरीके से सूफी और भक्ति आंदोलन। तो 3 टॉपिक पढ़ेंगे बच्चों, दिल्ली सल्तनत, मुगल काल और सूफी और भक्ति आंदोलन। और फिर पूरी तरीके से हमारे मध्यकालीन भारत का इतिहास यहाँ क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो अगर ये चीज समझ में आई हो तो ठीक है, नहीं आई हो तो ठीक है, क्योंकि भाई हमने धर्म को लेकर अपनी मानसिकता को इतना संकुचित कर लिया कि हम चीजों को समझना ही नहीं चाहते, और जब तक चीजें समझ में नहीं आएंगी तब तक आपका भला होने वाला नहीं है। धर्म के ठेकेदार धर्म के नाम पर आपको कुछ ना कुछ झंझुना पकड़ा देंगे, और उस झंझुने को बजाकर फिर 5 साल वही होगा जो होता आया है। इन चीज़ों को दिमाग से निकालिए, ये कुछ नहीं है धर्म जाति बिरादरी ये सब, लेकिन भारत के अंदर का जो स्ट्रक्चर है उसमें सारी की सारी चीज़ों के अंदर अगर इन चीज़ों का समावेश है तो उसके पॉजिटिविज्म पर जाइए, वो चीज़ें क्यों हैं, कहाँ से आई और उनका भारतीय सभ्यता संस्कृति पर क्या प्रभाव है। फिर भारत के अंदर सभी धर्मों का समावेश होने के बाद भारत की विविधता को समझिए कि डाइवर्सिटी भारत की इतनी है, और इस डाइवर्सिटी को होने के बावजूद भी भारत पूरी तरीके से पंथ निरपेक्षता की भावना को कहीं सजोए हैं कि भाई आप सभी धर्मों का मान सम्मान करें, बशर्ते आप अपने धर्म की मूल फिलोसफी को किसी पर थोपे नहीं, उसे ये सौंप दे कि भाई वो इसे अडॉप्ट कर पाए या नहीं। तर्क करे, स्वयं से करे, तो तब चीजों को आप क्या कर सकते हैं, अच्छे से समझ सकते हैं। तो इसी बैकग्राउंड के साथ अगला जो टॉपिक होगा पूर्ण रूपेण मध्यकालीन भारत का इतिहास होगा, और फिर 3 टॉपिक पढ़ने के बाद हम पूरी तरीके से आएंगे आधुनिक भारत के इतिहास में। तब तक के लिए जय हिंद, शुक्रिया, जय भारत।